नमस्कार दोस्तों, मोनी ऑफिशियल वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है जीना सिर्फ मेरे लिए। दोस्तों, ये इस कहानी का दूसरा भाग है। कहानी को समझने के लिए कहानी के पहले के भाग अवश्य देखें, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया गया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम आपके लिए इस तरह की प्यार भरी कहानियाँ लाते रहते हैं। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। आर्यन, वैसे भी मुझे लेट हो रहा है। वसुंधरा देवी, आज इनकी रसोई है। आज जब कोई ऑफिस नहीं जा रहे हैं, बस हमने कह दिया तो बस। आर्यन, दादी माँ प्लीज़ समझने की कोशिश करिए। आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो मुझे जाना ज़रूरी है। काजल चुप होती है। वसुंधरा देवी, काजल बेटा आप क्यों नहीं कहती हैं इनसे, शायद आपके कहने से रुक जाए। काजल मन ही मन में, ये और मेरी बात सुनेंगे, इनके लिए तो इन्हें 7 जन्म लेने पड़ेंगे। दादी माँ आप ही कहिए, अब मैं क्या कहूँ। आर्यन, दादी माँ मुझे अब चलना चाहिए, आपसे रसोई का काम करते रहिएगा, मैं अब चलता हूँ। तभी कौन कहाँ जा रहा है, जरा मुझे भी तो बताइए। सब दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं। अथर्व, आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, कहकर वसुंधरा देवी के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। वसुंधरा देवी, आप अभी तक कहाँ थे, ऐसा क्या काम आ गया था जिसकी वजह से आप अपने दोस्त की शादी की पार्टी में भी नहीं आ पाए थे। अथर्व, आर्यन की तरफ देखकर, ये तो आप मेरे इस खड़ूस बॉस से पूछिए। आर्यन, क्या कहा तुमने, कि मैं वो भी खड़ूस, हाँ तुम्हें ये लगता है। वसुंधरा देवी, आप बस भी कीजिए, आप हमेशा अथर्व को इतना काम दे देते हैं कि वो भी करे तो क्या करे। अच्छा, आप हमारे साथ नाश्ता कीजिए, चलिए। अथर्व, नहीं दादी माँ, वो आज एक ज़रूरी मीटिंग है तो हमें जाना होगा। क्यों आर्यन। आर्यन, हाँ दादी माँ, हमें जाना चाहिए अब। वसुंधरा देवी, पर आपने तो अभी तक काजल से भी नहीं मिले हैं, उनसे तो मिलते जाइए। अथर्व काजल की तरफ देखकर, दादी माँ मैं भाभी से मिल चुका हूँ। वसुंधरा देवी, ठीक है जाइए, पर रात का खाना आपको यहीं खाना होगा। अथर्व मुस्कुराकर चला जाता है। आर्यन बाहर गाड़ी में अथर्व का इंतजार कर रहा था। अथर्व के आते ही पूछने लगता है, राघव कैसा है, वो ठीक है ना। अथर्व, आर्यन तुम चिंता मत करो, सब ठीक है, और वो थोड़ा शांत भी हो गया है, डॉक्टर की निगरानी में है वो 24 घंटे। पर घर में किसी को शक तो नहीं हुआ ना राघव को लेकर। आर्यन, नहीं नहीं हुआ था मिसेस शेखावत को, पर मैंने सब संभाल लिया। अथर्व, कुछ पूछूं। हाँ। आर्यन, हाँ पूछो। अथर्व, तुमने पूछा भाभी से। आर्यन उसे घूर कर देखने लगता है। अथर्व, मेरा मतलब था कि काजल, उन्होंने कुछ बताया कि उस रात क्या हुआ था जिसकी वजह से राघव का ये हाल है। आर्यन गुस्से से, नहीं अभी तक मैंने उससे इस बारे में कुछ नहीं पूछा है। पर अथर्व, पर क्या। आर्यन, मुझे कहीं ना कहीं उसकी आंखों में एक सच्चाई नज़र आती है, पता नहीं क्यों। उसे देखता हूँ तो लगता है कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ किसी बेकसूर के साथ। अथर्व, उस रात काजल राघव के साथ थी, ये तुम भी जानते हो। वो फ़ोटो जिसमें ये साफ नज़र आ रहा था कि काजल उसे रात राघव के साथ ही थी, और उसका वो पर्स जो राघव के पास मिला था। आर्यन अपना सिर सीट पर टिका देता है। यही बात तो है जो यकीन करना चाहूँ भी तो यकीन कर सकता हूँ। अथर्व बस आर्यन को देखने लगता है। एक बात पूछूं। आर्यन, हाँ पूछ। अथर्व, अगर कल हमें ये पता चलता है कि काजल इनोसेंट है तो क्या करोगे। आर्यन, मुझे नहीं पता, मैं बस अपने भाई के बारे में सोच रहा हूँ और कुछ नहीं। सामने देखने लगता है। अथर्व, राघव ठीक हो जाएगा, तुम देख लेना। आर्यन, अब चलो मीटिंग के लिए, लेट हो रहे हैं। ऑफिस की तरफ चल पड़ते हैं। शेखावत मेंशन। अर्पिता काजल के रूम में जाती है उससे बात करने, पर काजल रूम में नहीं होती है तो वापस अपने कमरे में आ जाती है। काजल वसुंधरा देवी के रूम में उसके साथ बैठी होती है और बात कर रही होती है। वसुंधरा देवी बहुत खुश थी कि उसके साथ कोई बात करने वाला आ गया है। ये सोचकर डायमंड ग्रुप ऑफिस के अंदर आर्यन और अतः जरूरी मीटिंग में थे, तभी किसी का कॉल आता है। आर्यन को पहले आर्यन इग्नोर करता है, पर बार बार कॉल आने पर वो कॉल उठा लेता है।
थोड़ी देर बात करने के बाद उसके चेहरे पर गुस्सा आने लगता है। आर्यन खड़ा हो जाता है और मीटिंग खत्म कर बोलकर वहाँ से चला जाता है। आर्थर कुछ समझ नहीं पाता कि आर्यन को अचानक क्या हुआ, वो भी उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। आर्यन जल्दी से जाकर अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और वहाँ से निकल जाता है। आर्थर उसके गाड़ी के पास आता है, पर तब तक आर्यन वहाँ से जा चुका था। आर्यन को कॉल करने की कोशिश भी करता है, पर वो कॉल ही नहीं उठाता। आर्यन एक कॉफ़ी शॉप में जाता है, किसी का इंतज़ार कर रहा होता है। तभी एक आदमी वहाँ आता है और आर्यन के बगल में बैठ जाता है। आर्यन, बोलो वीरेन, क्या पता चला जो तुम मुझे यहाँ बुला लिया? वीरेन, सर, इतना पता चला है कि उस दिन क्लब में आपके भाई और उस लड़की के बीच में बहुत झगड़ा हुआ था। बात इतनी बढ़ गई थी कि उस लड़की ने आर्यन, उसके आंखों में लाली उतर आई थी। उस लड़की ने क्या? बोलो वीरेन। वीरेन, उस लड़की ने थप्पड़ भी मारा था और उसके बाद आपके भाई वहाँ से चले गए थे। आर्यन, तो उसने राघव को थप्पड़ मारा था? उसकी इतनी हिम्मत? वीरेन की तरफ देखकर उसे जाने को कहता है। वीरेन वहाँ से चला जाता है। आर्यन, खुद सही तो मिसेस शेखावत, तुम्हारी वजह से मेरे भाई की ये हालत है और तुम सुकून से जियो, ये तो हो नहीं सकता और मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगा। आर्यन वहाँ से घर की तरफ चला जाता है। घर पहुंचकर सीधे अपने रूम में जाता है। वहाँ काजल को ढूंढता है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलती। उसे गुस्सा आने लगता है और सोचने लगता है कि कहीं उसने जॉब पर तो नहीं चली गई। आर्यन, इसका मतलब वो जॉब पर गई है। मेरी बात कहाँ मानने वाली है? एक बात मान नहीं सकती मेरी, समझती क्या है खुद को? आने दो, फिर बताता हूँ। अपने रूम से बाहर निकल जाता है, नीचे आने लगता है। अर्पिता, तुम कुछ ढूंढ रहे हो? कुछ चाहिए क्या तुम्हें? आर्यन अर्पिता की तरफ नहीं देखते हुए कहता है, आप क्या? अगर मैं कुछ ढूंढ भी रहा हूँगा तो आपको क्या मतलब इससे? अर्पिता, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी, तुम हर बार गुस्सा क्यों हो जाते हो? आर्यन, अपने गुस्से पर काबू कर, आपको मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने काम से काम रखिए, कहकर गुस्से से देख कर जाने लगता है। अर्पिता, ठीक है, मुझे क्या, पर जिसे तुम्हारी नज़र इधर उधर ढूंढ रही है उसे मैंने अभी बाहर जाते हुए देखा है। तुम आर्यन बात पूरी होने से पहले वापस अपने रूम की तरफ चला जाता है। अर्पिता मुस्कुराते हुए, चलो थोड़ी सी आग लगा ही ली मैंने, कहकर अपने रूम की तरफ चल देती है। आर्यन अपने रूम में गुस्से में टहल रहा होता है। किसी सर्वेंट को आवाज़ लगाता है। एक सर्वेंट डरते हुए अंदर आता है। आर्यन गुस्से से, क्या तुम्हारी काजल मैम को घर से बाहर जाते हुए देखा? सर्वेंट, हाँ सर, देखा तो है, पर आर्यन बीच में, अब तुम जा सकते हो। वो सर्वेंट चुपचाप चला जाता है। आर्यन, तो तुम सच में घर से बाहर गई हो? मतलब तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब देखना इसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। आर्यन गुस्से में अपने रूम में होता है। रात होने को होती है, पर अभी तक काजल का कुछ पता भी नहीं था। रात को 7 बजे काजल अपने रूम में आती है तो देखती है कि रूम की सारी लाइट बंद है। अंदर आकर लाइट ऑन करती है तो सामने चेयर पर आर्यन बैठा नजर आ रहा था। काजल मन ही मन में, आज ये इतनी जल्दी कैसे आ गए? आर्यन काजल को देखकर, इतनी जल्दी कैसे आ गई बेबी? कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं आ गई? ताने कसता है। काजल, आपको कुछ काम था मुझसे? हाँ। आर्यन खड़े होकर उसके पास आकर, पति जब काम से घर लौटे तब वो ये उम्मीद करता है कि उसकी पत्नी उसके इंतजार में रहे और एक गिलास पानी तो पूछे, कुछ और ना सही। हाँ काजल, आप शायद भूल रहे हैं मिस्टर शेखावत कि हम सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हैं और ये पति पत्नी वाली हरकतें आप ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर आपको पानी चाहिए था तो आप किसी से भी कह सकते थे, बहुत सारे सर्वेंट हैं आपके घर में। आर्यन, जानता हूँ कि मेरी हरकतें पति वाली ज़्यादा हैं, पर क्या करूँ जब पत्नी इतनी ज़्यादा सुंदर हो तो, कहकर उसके चेहरे को छूने लगता है। काजल, कुछ और भी कहना था आपको या मैं जाऊं? आर्यन, एक सवाल का जवाब दो, मेरे मना करने के बाद भी तुम घर से बाहर क्यों गई? काजल, हाँ मैं गई थी, पर वो। आर्यन, जैसे तुमने कसम खा रखी है ना मेरी बात ना मानने की। हाँ,
तुम उस जॉब के लिए गई थी ना? जब मैंने तुम्हें मना किया था तो क्या ज़रूरत थी? काजल, मेरी बात तो सुनिए। आर्यन, और कुछ नहीं सुनना मुझे, कहकर रूम से बाहर चला जाता है। काजल खुद से, क्या है, क्या समझते हैं ये अपने आप को, खुद को? बस खुद कहते गए और खुद ही सुनते गए। पागल हो जाएगी काजल, यह तो देख लेना एक दिन। रात को खाने के टाइम सब लोग होते हैं सिवाय आर्यन के। वसुंधरा देवी काजल से, बेटा आपको पता है कि आर्यन अभी तक घर नहीं आए हैं? काजल, दादी माँ वो काम के सिलसिले में चले गए, कुछ भी नहीं कहा कर गए थे। अर्पिता, काजल नई नई शादी हुई है, कम से कम आर्यन का इंतजार तो कर ही सकती थी ना, इतनी जल्दी भूख लग गई? वसुंधरा देवी अर्पिता को घूर कर कहती हैं तो चुप हो जाती है। काजल, वो मैं। वसुंधरा देवी काजल से, अरे बेटा आप आर्यन को ज़्यादा नहीं जानती होगी, वो ऐसा ही है, जब काम होता है ना तो उसे ना ही खाने का होश रहता है और ना ही सोने का, तो आप बेफिक्र होकर खाना खाएं। अर्पिता मुँह बनाते हुए मन ही मन में, एक आर्यन कम था जो अब एक और उनकी लाडली आ गई। ऐसे में तो मेरे बेटे के लिए ना पैसा बचेगा और ना ही प्यार, सबको इन दोनों में लुटा देगी ये तो बुढ़िया। काजल अपना खाना खत्म करके अपने रूम में आ जाती है। आर्यन रात के 12 बजे घर आता है शराब पीकर, तो देखता है कि काजल सो रही होती है। उसके पास जाकर उसके चेहरे पे आ रहे बाल को पीछे करता है और कहता है, तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें पहली बार कब देखा था? पिछली दिवाली पर देखा था, जब तुम मंदिर में दिए रख रही थी, तब पहली बार किसी को देखकर ये निगाहें ठहर सी गई थी। वो तुम थी, गुलाबी बनारसी साड़ी में। जब तुम्हें देखा तो देखता ही रह गया। बहुत लड़कियों को देखा होगा साड़ी में, पर तुम पर से नजर ही नहीं हट रही थी। कुछ तो कशिश थी इन आँखों में जो मुझे तुम्हारी ओर खींच रही थी। तुम तो अपने में ही मग्न थी, सब मुझे देखने में बिजी थे, पर तुम्हें मेरे होने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, जैसे मैं हूँ ही नहीं। इतना हैंडसम बंदा हंसते हुए जिसे तुम इग्नोर पे इग्नोर किए जा रही थी। उस दिन सोच लिया था कि शादी तुमसे ही करूँगा, इस घर में तुम एक प्रिंसेस की तरह आओगी, पर उसके आंखों में आंसू निकलने लगते हैं। पर तुम्हें पता है, मैं तुम्हारे बारे में दादी माँ से बात भी करने वाला था, तभी राघव के एक्सीडेंट की खबर आई। मैं तुरंत दार्जिलिंग गया और वहाँ अपने भाई, उस तरह देखकर तुम सोच भी नहीं सकती कि उस वक्त मेरी क्या हालत थी। आर्यन, मुझे लगा कि मैंने उसे खो दिया है। मुझे रह रहकर पापा की बात याद आने लगी थी। जब पापा की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी तो उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम दोनों चाहे एक माँ के बेटे ना हो, पर तुम्हारे पिता तो एक ही हैं। ना चाहे कोई तुम दोनों को सौतेला कहे, पर तुम ये बात कभी भी अपने मन में नहीं लाओगे। ये वादा करो मुझसे कि मेरे जाने के बाद तुम राघव के एक बड़े भाई ही नहीं, उसके पिता बन के दिखाओगे। वादा करो मुझसे, अपनी खुशी से पहले उसकी खुशी का ख्याल रखोगे। मैं जानता हूँ कि तुम अर्पिता को कभी अपनी माँ की जगह नहीं दे पाओगे, और मैं तुमसे कह भी नहीं रहा हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम अपने छोटे भाई का ख्याल एक पिता की तरह रखना। आर्यन, मैंने पापा से वादा किया है और मरते दम तक ये निभाऊंगा। आर्यन रोने लगता है, खुद को थोड़ा संभाल कर कहता है, जब मैंने तुम्हारी और राघव की फ़ोटो देखी तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या करूं, पर अपने भाई की ऐसी हालत देखकर मेरा मन तुमसे नफरत करने लगा। जिस भाई की एक हंसी से पूरा शेखावत विला गूंज जाता था, आज उस भाई को शांत करने के लिए इंजेक्शन देने पड़ रहे हैं। तुम सोच भी नहीं सकती कि अभी मैं किस दर्द से गुजर रहा हूँ। अभी तक मैंने घर वालों को कुछ नहीं बताया है, जब दादी माँ को पता चलेगा तो मैं सोच भी नहीं पा रहा हूँ। मेरा दिमाग कहता है कि मुझे अपने भाई का तुमसे बदला लेना चाहिए, पर दिल कुछ और कहता है कि काजल पलटकर सीधा हो जाती है। आर्यन चुप हो जाता है। मैं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ ना? तुम सो जाओ बस। कभी कभी मैं तुमसे ज़्यादा गुस्सा करता हूँ, उसके लिए आई एम सॉरी। प्लीज़ गुड नाइट बोल के उसके बगल में लेट जाता है और सो जाता है। सुबह जब काजल की आँख खुलती हैं तब पलटने की कोशिश करती है, पर आर्य ने उसे अपने हाथ से पकड़ रखा था। उठने की कोशिश करती है, पर आर्य ने उसे ज़ोर से पकड़ रखा था। हल्का सा हिलने की कोशिश करती है, पर थक हार कर चुपचाप लेट जाती है। तभी एक सर्वेंट आवाज़ देकर कहता है, आर्यन सर, आपसे कोई मिलने आया है, आप बाहर आ जाइए।
आर्यन जब ये आवाज़ सुनता है तो उठने लगता है। तभी उसकी नज़र काजल पर जाती है जो चुपचाप लेटी हुई थी। आर्यन प्यार से उसके माथे पर एक छोटा सा किस कर गुड मॉर्निंग बोल के वॉशरूम में चला जाता है। काजल आर्यन के जाने के बाद अपनी आंखें खोलकर हैरान रह जाती है। मन ही मन सोचने लगती है, क्या उन्होंने मुझे किस किया, पर क्यों, क्या चल रहा है इनके मन में, कैसे पता करूं। दादी माँ, हाँ एक वही है जो इनके बारे में जानती है। निधि की कॉल आने लगती है। काजल हेलो बोलती है। क्या हुआ, इतनी सुबह कॉल किया, सब ठीक तो है ना। निधि, हाँ सब ठीक है, तुझे एक गुड न्यूज़ देनी है, भैया को होश आ गया है। काजल ये सुनकर खुश हो जाती है। मैं आज ही उनसे मिलने आऊँगी कहकर कॉल कट कर देती है। आर्यन नीचे आता है और सर्वेंट से पूछता है, कौन है। सर्वेंट नहीं पता कहकर चला जाता है। आर्यन थोड़ा आगे आकर देखता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकलता है, तुम यहाँ। रिया जल्दी से जाकर आर्यन के गले लग जाती है और कहती है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया कहकर दूर होती है। आर्यन, वैसे अचानक यहाँ कैसे। रिया अपने दोनों हाथों को आपस में बांधकर खड़ी होकर आर्यन को देखकर कहती है, तो खुश नहीं हो मुझे देखकर। आर्यन सोफे पर बैठते हुए, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। दादी माँ से नहीं मिलोगी। रिया बगल में बैठकर, मिलूंगी, सबसे पहले तुमसे तो मिल लूँ कहकर उसके कंधे पर अपना सिर रख देती है। काजल जो ऊपर से नीचे आ रही होती है वो उन दोनों को देखकर वहीं खड़ी रह जाती है। तभी अर्पिता हॉल में आती है और रिया और आर्यन को साथ में देखती है। तभी उसकी नज़र ऊपर काजल पर पड़ती है। वो जानबूझकर काजल से कहती है, अरे काजल, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो, आओ नीचे देखो तो कौन आया है। मन ही मन में बहुत खुश होती है, आओ ना। अर्पिता के कहते ही आर्यन और रिया ऊपर देखते हैं तो आर्यन रिया के बगल से उठ खड़ा होता है। रिया आर्यन को ऐसा करते देख हैरान रह जाती है। वो भी खड़ी हो जाती है और काजल को देखने लगती है। काजल उन दोनों को देखकर हल्का मुस्कुरा देती है। आओ, और नीचे आती है। अर्पिता, काजल इससे मिलो, ये है आर्यन और राघव की बचपन की दोस्त रिया रायचंद। काजल रिया को देखती है जिसने स्किन टाइट जीन्स पहन रखी थी और वाइट टी शर्ट, हाई हील, खुले बाल, रेड लिपस्टिक जिसमें वो काफ़ी ग्लैमरस लग रही थी। काजल उसे देखती ही रह जाती है। रिया काजल को ऊपर से नीचे तक देखती है, फिर आर्यन के हाथ में अपना हाथ फंसा कर कहती है, तुमने इससे शादी की है। आर्यन, लुक एट यू एंड बहन जी टाइप यू नो। आर्यन रिया का हाथ छोड़कर काजल के बगल में खड़ा हो जाता है और कहता है, रिया ये काजल है, मेरी वाइफ कहकर काजल का हाथ पकड़ लेता है। काजल आर्यन को बस देखती ही रह जाती है। रिया को आर्यन का यूँ उसका हाथ छोड़कर काजल का हाथ पकड़ना अच्छा नहीं लगता है। वह काजल को देखती रहती है और वह कुछ नहीं कहती। वसुंधरा देवी, अरे रिया बेटा कब आई, हमें बता दिया होता तो किसी को एयरपोर्ट भेज देते लेने के लिए। रिया जाकर उनसे मिलती है और कहती है, मैं तो आप सबको सरप्राइज़ देना चाहती थी, पर काजल को देखकर कहती है, मुझे ही सरप्राइज़ मिल गया। एनीवे, मैं थक गई हूँ, मुझे रेस्ट करना है। अर्पिता, हाँ जाओ आराम कर लो, बाकी बातें बाद में करेंगे। वसुंधरा देवी, रिया आप जाइए आराम कर लीजिए, बाद में नाश्ता कर लीजिएगा, ओके। रिया गेस्ट रूम की तरफ चली जाती है। काजल अपने रूम में आती है। उसके पीछे आर्यन भी आ जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। आर्यन, वो रिया है, मेरी दोस्त। काजल, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, फिर आप ये। आर्यन, मुझे लगा कि तुम नाराज़ हो गई हो, वो बस मेरी दोस्त है, बचपन की दोस्त है बस, और कुछ नहीं। काजल, ठीक है, और कुछ कहना चाहते हैं आप। आर्यन, नहीं बस। काजल, वो मुझे आपसे कुछ कहना था, वो मुझे भैया को देखने जाना था, अगर आप कहें तो क्या मैं जा सकती हूँ। आर्यन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। ठीक है, मैं तुम्हें ले चलता हूँ, मुझे भी कुछ काम है हॉस्पिटल में, तो तुम रेडी हो जाओ, मैं बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ कहकर बाहर निकल जाता है। काजल, ये इतनी जल्दी मान गए, मुझे लगा था कि कुछ और कहेंगे, पर ये तो, चलो रेडी हो जाती हूँ। आर्यन और काजल दोनों गाड़ी में चुपचाप बैठे हुए थे।
कोई भी कुछ नहीं कह रहा था। काजल एक बार आर्यन की तरफ देखकर मन ही मन में कहती है, कहूँ क्या, अगर नाराज़ हो गई तो, पर कहना तो पड़ेगा ना। हिम्मत करके आर्यन की तरफ देखकर कहती है, काजल मुझे आपसे कुछ कहना था, अगर आप गुस्सा नहीं होंगे तो। कहकर सामने हॉस्पिटल की तरफ देखकर आर्यन सामने देखकर कहता है, हाँ बोलो ना, क्या बोलना चाहती हो। काजल, वो भैया को हमारे शादी के बारे में नहीं पता है। मैं अभी उनसे इस बारे में कुछ भी बात नहीं करना चाहती हूँ। जैसे ही उनकी तबीयत ठीक होती है मैं उन्हें सब कुछ बता दूँगी, आई प्रॉमिस। आर्यन थोड़ा परेशान हो जाता है, फिर काजल की तरफ देख कर कहता है, ठीक है, पर अभी के लिए बस। हाँ, काजल हंस देती है, हाँ बस अभी के लिए, थैंक यू कहकर अपना मंगलसूत्र निकालकर बैग में रख देती है। आओ, और जैसे ही अपना बाल को छूने लगती है आर्यन उसका हाथ पकड़ लेता है और बहुत उम्मीद के साथ काजल की आंखों में आंखें डाल कर कहता है, इसे तो मत मिटाओ ना प्लीज़। काजल आर्यन को देख कर कहती है, बहुत प्यार से कहती है, मैं सिंदूर को मिटा नहीं रही हूँ, बालों से छिपा रही हूँ बस, ताकि भैया को ना दिखे बस। आर्यन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो काजल को ऐसे ही देखता रहता है। काजल भी आर्यन को देखती ही रह जाती है। तभी पीछे से गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ आती है, जिससे दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं। आर्यन, ठीक है तुम जाओ, मैं गाड़ी पार करके आता हूँ। काजल अपने बाल से अपने सिंदूर को छिपा लेती है और हॉस्पिटल के अंदर चली जाती है। आर्यन भी गाड़ी पार करने चला जाता है। थोड़ी देर बाद आर्यन उसके पीछे पीछे आता है। आर्यन, पता नहीं क्यों मुझे अच्छा लगा तुम्हारा ये सिंदूर को न मिटाना। काजल, क्यों ये दिल आज ये सिंदूर को मिटाना नहीं चाहता है, ये जानते हुए भी कि ये शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है। फिर भी पता नहीं मेरा दिल आज उनको करीब देखकर जोरों से क्यों धड़कने लगा था। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, फिर आज उनके पास होने से मुझे क्यों कुछ होने सा लगा था। निधि, हे मैडम कहाँ खो गई, और तो खुद से ही कब से बातें करने लगी। हाँ, काजल को यूँ खुद से ही बातें करते देख कहती है, काजल नहीं तो मैं तो बस भैया के बारे में सोच रही थी। एक बात और, ये कि तू उनसे शादी के बारे में कुछ नहीं कहेगी प्लीज़। निधि, हाँ मैं समझ सकती हूँ, पर भाभी अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो क्या करेंगे। हाँ काजल, मैं पहले उनसे बात कर लेती हूँ, फिर भैया से मिलूँगी, ठीक है। निधि, हाँ पहले जाकर उनको अच्छी तरह से समझा लेना, क्योंकि उनके दिमाग में काम की बात ज़रा देर से समझ में आती है। काजल अपनी आंखें दिखाकर, बस करना, हॉस्पिटल है, ये चलकर कह अपने भैया के रूम की तरफ चल पड़ते हैं। अनु दरवाजे पर ही खड़ी थी, रुको मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। काजल हैरानी से, क्या बात है भाभी। अनु, शेखर को अभी अपनी शादी के बारे में मत बताना, अभी अभी उनकी तबीयत थोड़ी ठीक होने लगी है, ऐसा ना हो कि तुम्हारी शादी के बारे में सुनकर और ख़राब हो जाए। निधि तो हैरान ही रह जाती है अनु की बात को सुनकर। हाँ भाभी, मैं और काजल यही बात कर रहे थे कि भैया से अभी कुछ नहीं बताते हैं। काजल, हाँ भाभी मैं भी यही कहना चाहती थी आपसे। अनु, ठीक है चलो अंदर कहकर शेखर के पास चले जाते हैं। काजल अपने भैया को देखकर बहुत खुश होती है। भैया आप ठीक है ना। शेखर लेटे हुए हल्का मुस्कुरा देता है और धीरे से कहता है, ठीक हूँ, ये बता कि कल क्यों नहीं आई देखने। हाँ, तेरा काम मुझसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। काजल एक बार अनु की ओर देख कर कहती है, नहीं भैया, वो मुझे सच में कल ज़रूरी काम पड़ गया था, वरना ऐसा हो सकता है कि मैं आपसे इतने प्यारे भैया से मिलने ना आऊँ। हाँ शेखर, ठीक है। अनु, तुम थोड़ा सा डॉक्टर को बुलाने चली जाओगी क्या, मुझे हल्का सा हाथ में दर्द हो रहा है। काजल परेशान होकर, क्या हुआ भैया, आप ठीक तो है ना, आप कहें तो मैं डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। अनु, शेखर आप ठीक है हो ना, मैं अभी जाती हूँ। काजल अनु को कुछ कहना चाहती थी, पर शेखर उसका हाथ पकड़ लेता है। शेखर, अनु जल्दी जाओ ना। अनु वहाँ से चली जाती है। शेखर काजल का हाथ पकड़ कर कहता है, एक बात बोलूँ, ये कि हॉस्पिटल मुझे महंगा सा लग रहा है, ये बात मैं अनु के सामने नहीं करना चाहता था। तू ही बता कि मेरे इलाज के लिए इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से किया। हाँ, काजल जैसे सुन सी हो गई थी ये सुनकर। वो तो भैया मैं, शेखर देख, मैं जानता हूँ कि तूने ही पैसों का इंतजाम किया होगा, अब मुझे कहाँ से पैसों का इंतजाम किया होगा। काजल मन ही मन में, क्या बोलूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा।
तभी आवाज़ आती है कि आपको उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं। काजल तो हैरान रह जाती है। काजल के मुंह से निकल जाता है, अथर्व आप? शेखर काजल के मुंह से नाम सुनकर सामने देखता है। निधि मन ही मन में, ये कौन है? इसके बारे में तो काजल ने कुछ बताया भी नहीं। अथर्व काजल के पास आकर शेखर की तरफ देखकर कहता है, अब कैसी तबीयत है आपकी? हाँ, ठीक तो है ना आप? शेखर पहले तो हैरान होकर काजल की तरफ देखता है, फिर अथर्व की ओर देखकर कहता है, माफ़ कीजिए, मैंने आपको नहीं पहचाना। कौन है आप? काजल अथर्व की ओर देखकर कहने लगती है, ये मन ही मन में क्या बोलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अथर्व काजल की तरफ देखकर समझ जाता है। शेखर की तरफ देखकर कहता है, सर मैं इस हॉस्पिटल के ट्रस्टी शेखावत सर जी के असिस्टेंट हूँ। शेखर कंफ्यूज होकर, सर आप यहाँ? अथर्व देखिए, मैं आपको बताता हूँ, दरअसल आपने आर्यन सिंह शेखावत का नाम तो सुना होगा। शेखर, सर उन्हें कौन नहीं जानता है। अथर्व, ये जो हॉस्पिटल है ना, ये उनका है। जब आपको यहाँ लाया गया था तो आपकी हालत बहुत नाजुक थी। उसी वक्त आर्यन सर भी यहीं थे, किसी काम के सिलसिले में यहाँ आए थे। तो काजल की तरफ इशारा करके कहता है, और इत्तेफाक की बात तो ये थी कि कुछ नई मशीनें मंगवाई गई थी, जो कि उसे जल्दी से यूज़ करके देखना भी था कि वो सही है कि नहीं, वरना वो वापस नहीं होती। तभी आप यहाँ लाए गए तो सर ने ये डिसाइड किया कि आपका ट्रीटमेंट उस मशीन से होगा। अथर्व काजल की तरफ आंख से इशारा करता है, प्लीज़ कुछ कीजिए। काजल आगे बढ़कर शेखर को हाथ पकड़ लेती है और कहती है, भैया आपको मुझ पर भरोसा है ना, फिर आप ये सवाल जवाब क्यों कर रहे हैं? शेखर, मैं तो, काजल आपको अभी ये सब के बारे में मत सोचिए, प्लीज़ मेरी खातिर। हाँ शेखर, ठीक है, पर बाकी की पेमेंट तो करनी पड़ेगी ना? काजल, हाँ वो सब हो जाएगा, आप अभी टेंशन मत लो प्लीज़। शेखर थोड़ा हंसकर, हाँ ठीक है अथर्व, तो अब मैं चलता हूँ। काजल को देखकर कहता है, आप थोड़ा बाहर आए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। काजल शेखर को, भैया मैं अभी आती हूँ, आप आराम कीजिए कहकर बाहर निकल जाती है। उसके पीछे निधि भी चली जाती है। अथर्व काजल से, भाभी सॉरी, पता नहीं मैं अंदर क्या क्या बोल गया, मुझे जो सही लगा वो। काजल, आपने जो कुछ कहा अंदर कुछ हद तक बात को संभाल लिया, वरना भैया। निधि काजल के कंधे पर हाथ रखकर, यार जो हुआ शायद अच्छा हुआ, अब इस बारे में मत सोच, ठीक है? तभी वहाँ पर अनु आ जाती है, तुम दोनों बाहर क्यों आ गई, तुम्हारे भैया को अकेले छोड़कर? तभी उसका ध्यान अथर्व की ओर जाता है। अनु, ये कौन है? काजल, भाभी ये मिस्टर शेखावत के दोस्त है। अथर्व अनु की तरफ नमस्ते करता है। अनु मुंह बनाते हुए अंदर चली जाती है। काजल, मैं मिस्टर शेखावत से मिलकर आती हूँ, वो भी तो आए थे, पता नहीं कहाँ चले गए, कहकर वहाँ से चली जाती है। अथर्व मुस्कुराते हुए निधि से कहता है, हाय मेरा नाम अथर्व है। मैं, निधि अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, तो मैं क्या करूँ, कहकर वहाँ से जाने लगती है। अथर्व हैरान होकर, अजीब लड़की है, उसके पीछे जाते हुए, अपना नाम नहीं बताया, वैसे मैं जान सकता हूँ आपका शुभ नाम क्या है? निधि अपने दोनों हाथों को आपस में बांधकर सीधे खड़ी होकर, क्यों, आपको अपना नाम चेंज करने के बारे में सोच रही हैं क्या? अथर्व कंफ्यूज होकर, मैं अपना नाम क्यों चेंज करूं? निधि, इसीलिए तो आप मेरा नाम जानना चाहते हैं ना, मिस्टर वॉटएवर, जो भी आपका नाम है या हो, कहकर चली जाती है। अथर्व खुद से ही, यार ये लड़कियां अपना नाम बताने में इतना भाव क्यों खाती हैं, बस नाम ही तो जानना था, कौन सा शादी के लिए पूछा था जो इतना नखरे दिखा कर गई है। काजल आर्यन को ढूंढते हुए बाहर आ जाती है तो देखती है कि आर्यन अपनी गाड़ी के पास किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। उसके पास जाकर चुपचाप खड़ी हो जाती है। आर्यन को पता नहीं था कि काजल ठीक उसके पीछे खड़ी है, और वो फ़ोन काट कर जैसे ही मुड़ता है काजल से टकरा जाता है। काजल अचानक से आर्यन के पलटने से संभल नहीं पाती और पीछे गिरने लगती है, तो आर्यन अपना फ़ोन छोड़कर उसे पकड़ लेता है। काजल जो अपने आंखें बंद कर लेती है। आर्यन जो काजल को पकड़े हुए था, वो धीरे से काजल के कान पर कहता है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हें पकड़ रखा है, तो अपनी आंखें खोल सकती हो। काजल जब आर्यन की बात सुनती है तो अपनी आंखें खोलकर आर्यन को देखकर इधर उधर देखकर सीधा होकर दूर हो जाती है। थैंक यू आर्यन, तुम बाहर क्यों आ गई? तुम्हारा भाई तो अब काफ़ी ठीक हो गया है।
काजल की नज़र आर्यन के नीचे गिरे फ़ोन पर जाती है तो उसे उठाकर आर्यन को देते हुए कहती है, ये तो शायद टूट गया है। आर्यन, रहने दो, कोई बात नहीं, मेरे पास दूसरा फ़ोन भी है। तुमने बताया नहीं कि क्यों बाहर आ गई। काजल, भैया अब ठीक है, आप अंदर नहीं आए तो मुझे लगा कि आर्यन कि मैं कहीं भाग गया हूँ। थोड़ा हंस देता है। काजल मन ही मन में ये मुस्कुराते भी हैं। आर्यन, वैसे मुझे अभी कुछ काम है, लो तुम अतर के साथ घर आ जाना, फिलहाल मुझे भी जाना होगा, कहकर गाड़ी में बैठ जाता है और चला जाता है। काजल, पता नहीं जब क्या चलता है इनके मन में, कहकर अंदर आ जाती है निधि। काजल, सोना मुझे चलना चाहिए, तो रुक रही है ना। काजल उदास होकर, नहीं, मिस्टर शेखावत ने घर जाने को कहा है तो मैं भी घर जाऊंगी। निधि, तो चल मेरे साथ, मैं तुझे तेरे घर छोड़ दूंगी। अथर, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, आप जा सकती हैं, मैं भाभी को शेखावत मेंशन छोड़ दूंगा। निधि अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, क्यों, मैं आपकी भाभी को कहीं और लेकर छोड़ने वाली थी जो ज़रूरत नहीं है। कह रही हैं मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अथर, इसलिए कह रहा हूँ, आर्यन को ये पसंद नहीं आएगा। काजल, रहने देना प्लीज़, तू अब जा, मैं अथर जी के साथ चली जाऊंगी। अथर जी, आप यही इंतज़ार कीजिए, मैं भैया को बाय कहकर आती हूँ। अथर हाँ में सिर हिला देता है। काजल अथर की गाड़ी में बैठ जाती है। दूसरी तरफ आर्यन गाड़ी चला रहा होता है। खुद से कहता है, मैंने काजल को घर से बाहर निकलने के लिए मना कर रखा था, पर वो कहीं जाने के लिए भी नहीं कहती है। मुझे तो लेकर जाना चाहिए ना कहीं उसे। कुछ देर सोचने के बाद आज रात को डिनर पर कहीं बाहर लेकर चला जाता हूँ, उसे अच्छा लगेगा। आर्यन काजल को फ़ोन करता है, पर रिंग जाने से पहले ही कट कर देती है। अगर उसने मना कर दिया तो एक काम करता हूँ, उसे पूछ ही लेता हूँ, कहकर फिर से कॉल करता है, पर काजल कॉल नहीं उठाती है। आर्यन, कोई बात नहीं, शायद अपने भाई के पास बिजी हो, कहकर घर चलता हूँ। अथर गाड़ी चला रहा होता है, तभी उसे आर्यन का कॉल आता है। आर्यन उसे कुछ कहता है, उसके बाद कॉल कट कर देता है। अथर काजल की ओर देख कर कहता है, भाभी मुझे एक काम है यहीं पास के होटल में, तो क्या आप प्लीज़ कुछ देर के लिए वहाँ चल सकती हैं प्लीज़, उसके बाद मैं आपको घर छोड़ दूंगा। काजल, हाँ ठीक है, पर आप मिस्टर शेखावत को एक बार बता दीजिए तो अच्छा होगा। अथर, भाभी उसकी चिंता मत कीजिए, बस कुछ देर की बात है, कहकर होटल की तरफ गाड़ी मोड़ लेता है। अथर होटल पहुंचकर रिसेप्शन पे जाकर कुछ बात करता है। उसके बाद काजल के पास आकर कहता है, भाभी मेरा एक क्लाइंट मेरा इंतज़ार कर रहा है, आप तब तक होटल घूम लीजिए। काजल, ठीक है, आप जाइए, अगर आपका काम ख़त्म हो जाए तो फ़ोन कर दीजिए। अतर वहाँ कहकर चला जाता है, फिर फ़ोन करके कहता है, काम हो गया, मैं जा रहा हूँ, कहकर होटल से निकल जाता है। काजल होटल में घूम रही थी, तभी एक लड़की उसके पास आकर कहती है, हेलो मैम। काजल पीछे पलट कर देखती है और इशारे में पूछती है, क्या। हेलो मैम, मेरा नाम नीता है, मुझे आपसे 2 मिनट का काम है, प्लीज़ आप मेरी एक हेल्प कर दीजिए ना। काजल पहले इधर उधर देखने के बाद कहती है, कैसी हेल्प। हाँ, और मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। फिर नीता, मैम मैं जानती हूँ कि ना आप मुझे जानती हैं ना ही मैं आपको, पर मैम अगर कोई मेरी मदद इस वक्त कर सकता है तो वो आप ही हो, प्लीज़ मैम प्लीज़। काजल नीता के बार बार रिक्वेस्ट करने पर कहती है, ठीक है आपकी हेल्प करूँगी, पर कुछ गलत तो नहीं है ना। नीता, नो नो मैम, जैसा आप समझ रही हैं वैसा कुछ नहीं है, आप मेरे साथ चलिए फिर मैं बताती हूँ। काजल, पर मैं यहाँ किसी के साथ आई हूँ, मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊँगी, ठीक है। नीता थोड़ा हंसकर, ओके मैम कोई बात नहीं, थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। काजल, चलिए। नीता एक रूम में काजल को लेकर चली जाती है। काजल जब अंदर जाती है तो वो उस रूम में बहुत से ड्रेसेस रखी हुई होती हैं। काजल उन्हें देखकर हैरान रह जाती है और सबको छू छू कर देखने लगती है। नीता काजल को ड्रेस यूँ छू कर देखता देख रह जाती है। मैम आपको इन ड्रेस को छू कर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। काजल हैरानी से नीता को देखने लगती है, पर क्यों। नीता, मैम मुझे आपकी हेल्प इसी चीज़ में चाहिए थी। दरअसल मैम आज हमारी कंपनी कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है एंड जो मॉडल आने वाली थी लॉन्च पर वो थोड़ी लेट है एंड हमें
हमें ड्रेस फाइनल करके उसकी फिटिंग भी करनी है, ताकि जब मॉडल आ जाए तो वो सीधे रेडी होकर इवेंट पर जाए। काजल हैरानी से, पर इस सब में मैं क्या कर सकती हूँ? नीता, मैम अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो हमने सोचा कि क्यों ना कोई जो उसकी जैसी पर्सनैलिटी की हो, जिससे हम ये ड्रेस काजल पहनकर उसकी फिटिंग करा सके। राइट नीता, यस मैम। काजल, आर यू श्योर? नीता, मैम प्लीज़। जाकर एक नीली कलर की ड्रेस देकर कहती है, मैम ये वाला ट्राई कीजिए, उस वाले रूम में चेंज कर लीजिए। काजल ड्रेस लेकर चली जाती है। तब उस रूम में कोई नहीं होता है, सब तरफ देखने लगती है। कहाँ गए सब? अभी तो यहीं थे, कहाँ गए? तभी एक होटल स्टाफ आता है। काजल, आपको पता है अभी जो इस रूम में थे वो सब कहाँ गए हैं? स्टाफ, नहीं पता मैम, पर हाँ मैंने एक लड़की को अभी नीचे जाते हुए देखा है, आप चाहें तो चेक कर सकती हैं। काजल जाने लगती है, तब रुककर वापस पूछती है, नीचे किस तरफ जाना है? स्टाफ, लॉबी से दाएं मुड़ जाइएगा। काजल थैंक यू बोल के नीचे चली जाती है, ढूंढते ढूंढते हुए। पता नहीं वो लड़की कहाँ चली गई, किसी से पूछ कर देखती हूँ, किसी ने देखा हो जा रहे। एक और होटल स्टाफ से पूछती है, एक बात बताइए, यह होटल में कोई इवेंट हो रहा है? वो कह रहा था, नहीं मैम आज तो कोई इवेंट नहीं हो रहा होटल में, शायद आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन मिली हो। काजल, पर उस लड़की ने तो कहा, पर वो मुझसे झूठ क्यों बोलेगी? एक मिनट, क्या आपने रेड कलर के टॉप पहने एंड जीन्स पहने किसी लड़की को देखा है? हाँ मैम, एक लड़की को उस तरफ जाते हुए देखा है अभी। काजल, थैंक यू सो मच कहकर उस तरफ चल देती है, पर वहाँ जाकर देखती है कि रूम के बाहर बोर्ड पर प्राइवेट रूम लिखा हुआ होता है। काजल हैरान हो जाती है, अब क्या करूं, अंदर जाऊं या? पर ऐसे किसी के प्राइवेट रूम में नाम से लगा रहा है कि कोई वीआईपी अंदर होगा। काजल थोड़ी देर वहीं पर रहकर इंतजार करती है। जब कोई नहीं निकलता है तो रूम से वो नॉक करने के बारे में सोचती है। एक नॉक करती है, यह नहीं हुई तो चली जाऊंगी, ठीक है। काजल नॉक कर, जैसे ही नॉक करती है दरवाज़ा खुला हुआ होता है। ये दरवाज़ा तो पहले से ही खुला हुआ है और मैं यहाँ वेट कर रही हूँ। अंदर जाती है तो अंदर अंधेरा होता है। जैसे ही लाइट ऑन करती है, सामने देखती है तो वो हैरान रह जाती है। पूरा कमरा गुलाब के फूल से सजाया गया था, बिस्तर पर भी हार्ट शेप डिज़ाइन से में गुलाब के फूलों से सजाया गया था। काजल सोचती है, शायद मैं सच में गलत रूम में आ गई हूँ। किसी ने किसी के लिए कितना कुछ किया है, जो जाहिर सी बात है वो सरप्राइज़ के लिए होगा। निकल काजल अभी तू। जैसे ही काजल रूम से बाहर जाने लगती है, कोई पीछे से उसे हक कर लेता है। काजल डर जाती है, घबराकर उसके हाथ को जोर से खुद से दूर कर उससे अलग हो जाती है। और कौन हो आप? इतना कहते सामने खड़े उस आदमी को देखकर चौंक जाती है। काजल तुम? यश, काजल तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम रूम में कैसे आई? आई मीन ये प्राइवेट रूम है। काजल, सॉरी वो मैं किसी को ढूंढ रही थी बस। यश, ठीक है अभी जाओ यहाँ से, मेरी फियांसे आती होगी, मैं नहीं चाहता कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, सो प्लीज़। काजल हाँ कहकर रूम से बाहर आ जाती है, अपने हाथ से अपने सिर पर रखते हुए। जिससे ना मिलना था उससे मिल गई। पता नहीं ये मेरे ही साथ क्यों होता है, सीधे जाते हुए किसी से टकरा जाती है। आर्यन फ़ोन पर बात कर रहा होता है। कहाँ है? हाँ तुमने तो कहा था कि तुम रूम में छोड़कर आई हो, पर मैंने पूरा रूम देख लिया है, काजल कहीं नहीं है। नीता, सर सच कह रही हूँ, मैम को ड्रेस चेंज करने को बोलकर मैं रूम से निकल गई थी। सॉरी सर। आर्यन, ठीक है मैं देखता हूँ कहता है। इस वक्त तभी सामने से आ रही काजल से टकरा जाता है। गुस्से से, सामने देख कर चलो। काजल, आप यहाँ? आर्यन, वो अथर ने बताया कि तुम दोनों यहाँ पर हो, तो मैं काजल को ऊपर से लेकर नीचे तक देखता ही रह जाता है। काजल ने नीले रंग का ड्रेस पहन रखा था, सिंपल थी पर बहुत खूबसूरत लग रही थी। काजल को देखते ही उसमें खो सा गया था। काजल, मिस्टर शेखावत आप सुन रहे हैं ना, कहकर आर्यन के हल्का सा छूकर, आप ठीक है ना? आर्यन चौंक कर, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम क्या कह रही थी? काजल, कुछ नहीं घर चलते हैं। आर्यन टाइम देखते हुए, अब यहाँ आ ही गए हैं तो डिनर करके जाते हैं। काजल, ठीक है, पर दादी माँ एक बार बता दीजिए
वो हम दोनों का वेट ना करे। आर्यन काजल की बात सुनकर मन ही मन में मुस्कुरा देता है। ठीक है, चलो मैं दादी माँ को कॉल कर दूंगा। आर्यन और काजल साथ में डिनर करते हैं। आर्यन काजल को डांस के लिए पूछता है तो काजल मना नहीं कर पाती है। काजल डांस करते वक्त उसके मन में क्या इनका रवैया मेरे लिए बदल रहा है। कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ, पहले वाले आर्यन सिंह शेखावत में और अभी वाले आर्यन सिंह शेखावत में बहुत अंतर है। क्या ये हमारे रिश्ते को एक मौका देना चाहते हैं। आर्यन काजल को यूँ खुद में गुम हुआ देखकर पूछता है, क्या हुआ। काजल सिर हिलाकर मना कर देती है, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। ये आर्यन सिंह शेखावत है, ये कभी किसी के लिए बदल जाए। रात को किसी के चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। सब लोग अपने रूम में सो रहे होते हैं। अर्पिता अपने रूम से बाहर आकर पता नहीं कौन है इस वक्त, रात के 1 बजने को है। तभी एक नौकर भी आता है। अर्पिता जाओ जाकर देखो तो इस वक्त कौन है। नौकर हाँ बोल के दरवाजे की तरफ जाता है। आर्यन के फ़ोन पर बार बार किसी का कॉल आ रहा होता है, पर उसने फ़ोन को साइलेंट पर कर रखा था। अर्पिता अभी भी अपनी आंखें मसल रही थी, पता नहीं कौन है। तभी अपनी आंखें नीचे से खोलकर सामने देखती है तो हैरान रह जाती है। राघव तुम। अर्पिता राघव बेटा इतनी रात को। राघव मॉम कहकर अर्पिता के पास आता है। अर्पिता राघव के सिर पर लगी पट्टी को देखकर कहती है, ये चोट कैसे लगी तुम्हें। हाँ, और तुम इतनी रात को यहाँ, मतलब परेशान होते हो। राघव मॉम यूं ही बस छोटी सी चोट है, आप अभी तक जाग रही थी। अर्पिता मैं सबको उठाती हूँ, रुक तू अभी। राघव नहीं मॉम, प्लीज़ किसी को अभी मत कहे जगाइए, प्लीज़ सबको सोने दीजिए। अर्पिता पर चल ठीक है जैसा तू कहे। राघव अपने रूम में आकर बिस्तर पर लेट जाता है और छत को देखने लगता है। उसकी आंख से आंसू निकलने लगते हैं। आई एम सॉरी भाई, जानता हूँ आप नहीं चाहते थे कि मैं यहाँ आऊँ, पर मैं क्या करूँ, खुद को यहाँ आने के लिए नहीं रोक पाया। सॉरी भाई, आई एम सॉरी। सुबह काजल की नींद खुलती है तो कल रात के डिनर के बारे में सोच रही होती है। क्या सच में मिस्टर शेखावत का बर्ताव मेरे लिए बदल रहा है, कहकर आर्यन की तरफ देखती है जो अभी भी सोया हुआ था। काजल उठकर बाथरूम चली जाती है। काजल रेडी होकर अपने रूम से बाहर निकलती है, तभी उसे कुछ आवाज़ आती है तो वो अपने रूम से 2 रूम को छोड़कर तीसरे रूम की तरफ जाती है। दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है पर दरवाज़ा अंदर से बंद होता है। काजल दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा, अंदर कोई है क्या, पर कौन। जहाँ तक मुझे याद है रिया तो गेस्ट रूम में है, फिर यहाँ कौन है। तभी पीछे से एक सर्वेंट कहता है, मैम वो कल रात को राघव बाबा घर आए थे, अंदर वो ही हैं। काजल हैरानी से, रात को आए थे, मुझे किसी ने बताया भी नहीं। वो मैम राघव बाबा सबके सोने के बाद आए थे, कहकर नीचे चला जाता है। काजल हो सकता है मुझे नीचे जाना चाहिए, नाश्ते में कुछ बनाती हूँ, कहकर नीचे जाने लगती है। तभी रिया जो जॉगिंग करके ऊपर आ रही थी काजल से टकरा जाती है। रिया गुस्से से, तुम्हें दिखाई नहीं देता। हाँ। काजल सॉरी। वो रिया सॉरी रियली। हाँ, एक और बात के लिए भी सॉरी बोल दो। काजल क्या। रिया हाँ, आर्यन से शादी करने के लिए। पता नहीं उसने तुम में देखा क्या जो तुम जैसी लड़की से शादी कर ली। ज़रूर कोई मजबूरी रही होगी आर्यन की जिसका तुमने फ़ायदा उठाया होगा, है ना। काजल 1 मिनट, तुम जैसी लड़की का क्या मतलब है। हाँ रिया, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, पर तुम तो मिस्टर शेखावत को अच्छी तरह से जानती हो ना कि कोई उन्हें किसी चीज़ के लिए मजबूर नहीं कर सकता। और एक बात पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती है, वही देख रहा है जो शायद तुम नहीं देख पाए कि तुम उसकी दोस्त तो बन सकती हो, पर एक बीवी अपने दोनों हाथों को आपस में बांधकर कभी नहीं बन सकती, कहकर नीचे चली जाती है। रिया गुस्से से, काजल तुमने रिया से उलझने की कोशिश की है, अगर मैंने भी तुम्हें आर्यन की ज़िंदगी से बाहर नहीं कर दिया ना तो मेरा नाम भी रिया नहीं। गुस्से में अपने रूम में चली जाती है। राघव उठकर नीचे चला जाता है पर वह वसुंधरा देवी बैठकर अखबार पढ़ रही होती हैं। पीछे से गले के पास को हल्का सा हक कर लेता है, कैसी हो मेरी सुपर दादी माँ। वसुंधरा देवी चौंक जाती हैं, पलट कर देखती हैं तो राघव अपने दोनों हाथों को आपस में बांध कर खड़ा था।
राघव, क्या दादी माँ, आप मुझे देखकर खुश नहीं हो? वसुंधरा देवी, राघव आपका भाई, और ये चोट कैसे लगी आपको? राघव, दादी माँ कुछ नहीं हुआ, बस छोटी सी चोट है। आप बताओ आप कैसी हो? वसुंधरा देवी, हाँ ठीक है, और आपको देखकर तो और भी ठीक हो गए। आर्यन से मिले आप? राघव, नहीं दादी माँ, अभी जाकर उनको उठाता हूँ, कहकर जाने लगता है। वसुंधरा देवी, रुक जाइए आप। राघव पलटकर, क्यों दादी माँ? वसुंधरा देवी, आप अब ऐसे उनके कमरे में बेधड़क नहीं जा सकते। राघव हंसते हुए, दादी माँ वो भाई हैं मेरे। वसुंधरा देवी, हाँ, पर अब उनकी सा आर्यन। दादी माँ, आर्यन नीचे आते हुए, दादी माँ। वसुंधरा देवी, आर्यन आप इस तरह भागते हुए क्यों आ रहे हैं? देखिए तो कौन आया है, कहकर राघव की तरफ देखने को कहती है। राघव, भाई वो। आर्यन जाकर उसको गले से लगा लेता है और धीरे से कहता है, एक बार मुझे बता देना यहाँ आने से पहले तो मैं तुझे मना नहीं करता, कहकर अलग हो जाता है। राघव, भाई वो, प्लीज़, धीरे से कहता है। आर्यन, दादी माँ वो आपकी टिकट बुक हो चुकी है, आप अपना सामान पैक करवा लीजिए, मैं आपको छोड़ कर आऊँगा। राघव, दादी माँ मैं भी आपको छोड़ने के लिए आऊँगा। वसुंधरा देवी, आप दोनों को हो क्या गया है? आज आप दोनों आना चाहते हैं, आप दोनों भूल रहे हैं मैं हर महीने रूटीन चेकअप के लिए जाती हूँ। आप दोनों ना हमें यूं ही बीमार कर देंगे। आर्यन, नहीं दादी माँ वो। वसुंधरा देवी, ठीक है आप दोनों चलना, ओके, कहकर अपने रूम में चली जाती हैं। आर्यन की नज़र काजल को ढूंढ रही होती है। राघव, अभी तुम अपने रूम में जाओ, और राघव आराम करना, ओके, जब तक मैं तुम्हें रूम से बाहर आने के लिए ना कहूँ तुम मत आना। राघव हैरान होकर, पर भाई? आर्यन अपनी उंगली अपने मुंह पर रखकर कहता है, कोई सवाल नहीं, ठीक है अभी जाओ। राघव, सॉरी भाई, मुझे लगा था कि आप मुझसे नाराज़ हो। आर्यन राघव के चेहरे को छूकर कहता है, नहीं, ऐसा हो सकता है कि मैं तुझसे नाराज़ हूँ? हाँ। राघव, आई एम सॉरी भाई, कहकर आर्यन के गले लग जाता है। आर्यन, अब जाओ। राघव चला जाता है अपने रूम में। काजल इस वक्त बाहर गार्डन में होती है, तभी आर्यन उसे ढूंढता हुआ वहां आता है। आर्यन, काजल तुम चाहो तो कुछ दिन के लिए अपने भाई के पास जा सकती हो। काजल हैरान हो जाती है, आप सच कह रहे हैं? कहकर आर्यन को हैरानी से देखने लगती है। आर्यन बिना किसी भाव के कहता है, हाँ, तुम चाहो तो आज ही जा सकती हो, कुछ दिन रह लेना, वह कैसी चीज़ की ज़रूरत हो तो कॉल कर सकती हो, कहकर वहाँ से चला जाता है। काजल खुद से, क्या है ये? मतलब कल तक मुझे लग रहा था कि सब कुछ ठीक होने वाला है, पर शायद नहीं, किसी के लिए नहीं बदल सकते ये, कहकर अपने रूम में आ जाती है और सामान पैक करने लगती है। आर्यन तभी वॉशरूम से बाहर आता है और उसे सामान पैक करता देख कुछ नहीं कहता। मन ही मन में, एक बार मुझसे पूछा तो सकती हो ना कि क्यों जाने को कह रहा हूँ, या फिर तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता मेरे साथ होने से या ना होने से। काजल को देखने लगता है। काजल आर्यन को यूँ खुद को देखते हुए कहती है, क्या हुआ, कुछ कहना है आपको? आर्यन ना में सिर हिला देता है, मन ही मन में, हाँ कहना चाहता हूँ कि मत जाओ, पर शायद कह नहीं सकता, अगर राघव ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो। काजल खुद से ही, एक बार बोल तो सकते हैं ना कि अगर जाने का मन नहीं है तो मत जाओ, क्या इतना भी नहीं बोल सकते हैं? पर क्यों बोलेंगे, ये खुद ही जाने के लिए जो कह रहे हैं। आर्यन खुद में ही जैसे गुमसा हो जाता है, कहना तो चाहता हूँ तुमसे कि मत जाओ, पर कह नहीं सकता हूँ, इन एक महीने में काफ़ी कुछ बदल गया है मेरा तुम्हारी तरफ झुकाव। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। भाई, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आर्यन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, वो दरवाजे की तरफ देखने लगता है। दोस्तों, इस कहानी को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी को आगे देखने के लिए देखिए इस कहानी का भाग 3, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया जाएगा। जब काजल राघव को वहाँ पर देखेगी तो क्या करेगी? आखिर काजल ने राघव को थप्पड़ क्यों मारा था, और काजल ने उसे प्यार के लिए क्यों ठुकरा दिया था? देखने के लिए देखिए इस कहानी का भाग 3। इसी तरह की अन्य कहानी देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई प्यार भरी कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।